अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है राहुल एंड वेलकम बैक टू ब्रेक डाउन विद अस। यार हजारों सालों से इंसान को यही लगता था कि वो ही जमीन पर अकेला है और उस जैसा कोई नहीं। इससे इंसानों में एक अलग सा ही घमंड आ गया कि वी आर स्पेशल। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा और साइंस ने अपने राज खोलना शुरू किए, देन वी नो वी आर नॉट स्पेशल। वी आर जस्ट लाइक एनी अदर बीइंग ऑन दिस प्लेनेट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे हर जानवर की कोई ना कोई नस्लें होती हैं, हमने ये जाना कि इंसानों की भी बहुत सी नस्लें हुआ करती थी। तो आज हम इस वीडियो में ह्यूमन स्पीशीज को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे ह्यूमन एवोल्यूशन का ये मजेदार सफर। तो यार 1871 में चार्ल्स डार्विन अपनी एक किताब पब्लिश करते हैं जिसका नाम था डिसेंट ऑफ मैन। और इस किताब में वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इंसानों, गोरिल्लाज और चैंपेंजिस का एक ही एंसेस्टर था जो इस जमीन पर कई साल पहले एग्जिस्ट करता था। और उनकी बात बाद में सही भी साबित हुई। मगर यहाँ से ठीक 15 साल पहले जर्मनी का एक शहर था डिसोल्डो, उसके करीब एक वादी में एक कान से कुछ हड्डियां और एक खोपड़ी बरामद हुई। ये मोटे आईब्रोज और झुके हुए माथे वाली खोपड़ी और ये बड़ी और मजबूत हड्डियां बिल्कुल भी किसी मॉडर्न इंसान की नहीं लग रही थी। एक जर्मन एनाटॉमिस्ट ने यह कहा कि ये इंसान की कोई प्रिमिटिव फॉर्म होगी। मगर ज्यादातर साइंसदानों ने यही कहा कि ये कोई इंसान होगा जिसे कोई हड्डियों की बीमारी होगी। मगर फिर 1864 में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के कई साल बाद एक इंसान आए, विलियम किंग, और उन्होंने सबसे पहले इन हड्डियों और खोपड़ी को एक सेपरेट ह्यूमन स्पीशीज में डाला। और यूं हमने ढूंढी दुनिया की सबसे पहली एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीशीज जिसका नाम था होमो निएंडरथाल्स। इसका मतलब है मैन फ्रॉम निएंडर वैली। और ये चीज ग्राउंड ब्रेकिंग थी, मगर अभी भी बहुत सा काम होना बाकी था। और फिर 19th और 20th सेंचुरी में हमें और डिटेल्स पता चलना शुरू हुई कि ये ह्यूमन स्पीशीज आज से 5 लाख साल पहले मिडल ईस्ट, यूरोप और एशिया के कुछ इलाकों में इवॉल्व हुई। उनका फेस भी डिफरेंट था। माथा थोड़ा झुका हुआ होता था, आंखों पर मोटे आईब्रोज के हिस्से होते थे और उनकी नाक भी बड़ी थी। पॉसिबली ये ठंडी हवा को फिल्टर करने का काम करती थी। और इनका वजन भी हमसे ज्यादा होता था और यूरोप का ठंडा क्लाइमेट बर्दाश्त करने के लिए उनका जिस्म परफेक्ट था। रिसर्च हमें ये बताती है कि ये अपने प्यारों को प्रॉपर तरीके से दफन करते थे और अपने ग्रुप के बुजुर्गों और छोटों का ख्याल रखते थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि इनमें भी इमोशनल इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअलिटी के एलिमेंट्स थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनका ब्रेन साइज हमसे भी ज्यादा था। मगर क्या इसका यह मतलब है कि ये हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे? नहीं। एक्चुअली ब्रेन का साइज और इंटेलिजेंस ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। लैंग्वेज, कम्युनिकेशन और इमेजिनेशन, ये कुछ इस तरह की चीजें हैं जिनमें ये हमसे ज्यादा पीछे थे। से तकरीबन 70,000 साल पहले जब निएंडरथाल यूरोप, मिडल ईस्ट और एशिया के कुछ इलाकों में राज कर रहे थे, तो एक और इंसानी नस्ल अफ्रीका के घने जंगलों से निकलकर अपनी किस्मत तलाश करने निकली। जी हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि हम थे, होमो सेपियंस। इसके बारे में एक बड़ी मजेदार किताब है जिसका नाम है सेपियंस, जिसको एक रेप्यूटेबल हिस्टोरियन युवल नोआ हिरारी ने लिखा है। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, इसमें वो इन डेप्थ इसको डिस्कस करते हैं। हिरारी लिखते हैं कि इस इंसानी नस्ल को सेपियंस में इवॉल्व होने में तकरीबन 2 लाख साल लग गए। ये सेपियंस अफ्रीका से निकलकर सफर करते करते पहुंचे मिडल ईस्ट और वहां पे पहले से कुछ लोग मौजूद थे जो तकरीबन उनकी तरह ही दिखते थे, मगर थोड़े से अलग थे, थोड़े से भारी थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निएंडरथाल्स की। सेपियंस थोड़ा सा हिचकिचा है क्योंकि वो उनसे मुख्तलिफ थे। ना वो उनकी तरह बोल सकते थे और उनका कल्चर भी मुख्तलिफ था। आज तो रंग और जात की बुनियाद पर लड़ाइयां हो जाती थी, तो वो तो दो मुख्तलिफ इंसानी नस्लें थी, तो पॉसिबली लड़ाई हुई होगी, खूंखार लड़ाई हुई होगी। मगर आप इस डिलेमा को समझने की कोशिश करें कि वो इतने ज्यादा सेम थे कि उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता था, मगर वो इतने ज्यादा मुख्तलिफ भी थे कि उनके साथ घुला मिला भी नहीं जा सकता था, मगर हम घुले मिले थे। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटरब्रीडिंग की। और यही इंटरब्रीडिंग सेपियंस और निएंडरथाल्स के दरमियान हुई और इसी इंटरब्रीडिंग के नतीजे में पैदा हुए छोटे छोटे बच्चे। और ये बच्चे निएंडरथाल और सेपियंस का मिक्स थे। और इसी लड़ाई के जख्म और प्यार की निशानी को सेपियंस अपने साथ पूरी दुनिया में ले गए। यही वजह है कि वो इंसान जिनका अफ्रीका से ताल्लुक नहीं है, उनके डीएनए में 2% तक निएंडरथाल डीएनए है। जब निएंडरथाल्स के साथ यूरोप और मिडिल ईस्ट में मोहब्बत और लड़ाई दोनों चल रही थी, तो आज से 60,000 साल पहले जब इंसानों ने हिमालय के बर्फ भरे पहाड़ों और घने जंगलों में कदम रखा, तो उनका सामना एक और इंसानी नस्ल से हुआ। इसका नाम था होमो डेनिसवंस। डेनिसवंस एक ऐसी इंसानी नस्ल है जिनके ज्यादा फोसिल्स हमारे पास नहीं है। ना उनके चेहरे का मालूम, ना उनकी बोली का कोई सबूत, ना उनके कल्चर का अंदाजा। बस मिली हैं तो कुछ हड्डियां उनकी। तक जितने सबूत हमें मिले हैं उससे यही पता चलता है कि हमने इनसे ज्यादा जंग नहीं की,
हाँ, मगर इंटरब्रीडिंग जरूर हुई है और इसी इंटरब्रीडिंग की वजह से ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक के कुछ लोगों में 5% तक डेनिसवंस का डीएनए मिला है। और आज जो खासकर वो लोग जो टिबेटन इलाकों में रहते हैं, उन्हें हाई ऑल्टीट्यूड पर सांस लेने में यही डेनिसवंस की जीन्स काम आती हैं। काफी रिसर्चर्स ने ये सजेस्ट किया कि जो डेनिसवंस थे वो छोटे झुंड में रहते थे, तो हो सकता है कि सेपियंस को इनसे ज्यादा बड़ा खतरा महसूस ना हुआ हो। और दूसरी बात ये कि हो सकता है जो डेनिसवंस थे वो अपने इलाके के एक्सपर्ट थे, तो जो सेपियंस थे उनको इनकी जरूरत ही पड़ी होगी और इस वजह से जो लड़ाई थी वो नहीं हुई। मगर असली सच्चाई क्या है, शायद ये अभी तक हमसे छुपी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तीन नस्लें, सेपियंस, डेनिसवंस और निएंडरथाल्स, ये आई कहाँ से, इनका लिंक हमें पीछे कहाँ से मिलता है, मतलब कि इनके दादाजी कौन थे। ये जानने के लिए हमें वक्त में और पीछे जाना पड़ेगा, तकरीबन 20 लाख साल पहले। तब एक ऐसा इंसान जिंदा था जिसने अभी दो टांगों पर चलना शुरू ही किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ होमो इरेक्टस की। और इसका मतलब ही यह है अपराइट मैन। इनका दिमाग छोटा था, तकरीबन 600 से 1100 क्यूबिक सेंटीमीटर का। ये पहली इंसानी नस्ल थी जिसने आग का इस्तेमाल करना शुरू किया था और ये भी झुंड में ही शिकार करते थे और स्टोन टूल्स का यूज बखूबी जानते थे। मगर इनकी मौत का वक्त भी करीब आ गया और तकरीबन आज से 4 लाख साल पहले ये मेनलैंड से एक्सटिंक्ट हो गए। मगर मजेदार बात यह है कि कुछ छोटे आइलैंड जो आइसोलेटेड थे, वहां पे इनकी पॉपुलेशन तकरीबन 50,000 साल पहले तक जिंदा थी, मगर फिर वो भी खत्म होगी। कि मैंने इनको दादाजी क्यों बोला है, मतलब कि दरमियान में भी तो कोई होगा। तो हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। और इनकी जो अगली नस्ल थी वो थी होमो हेडेलब्रेगनेसिस, और यही होमो हेडेलब्रेगनेसिस डायरेक्ट इंसेस्टर थे। इसका मतलब यह है कि जो होमो हेडेलब्रेगनेसिस की पॉपुलेशन अफ्रीका में थी वो बदल गई होमो सेपियंस में, और जिन्होंने अफ्रीका छोड़ दिया था, जो यूरोप और मिडिल ईस्ट में रहते थे, वो बदल गए निएंडरथाल्स में। और वो पॉपुलेशन जो अंदर डीप एशिया में चली गई थी, जैसे चाइना और आसपास के इलाके, वो बदल गए डेनिसवंस में। और ये तो सिर्फ मैंने 3 ह्यूमन स्पीशीज का नाम लिया है, न जाने कितनी ह्यूमन स्पीशीज इस जमीन पर एग्जिस्ट करती थी। जैसे होमो फ्लोरनेसिस, जो छोटे कद के इंसान थे जो आइलैंड पर रहते थे, या फिर होमो लुजोनेसिस, और न जाने कितनी जिनको हमने अभी तक डिस्कवर भी नहीं किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या कहानी खत्म होगी, क्या हम इससे पीछे नहीं जा सकते। हम इससे और भी पीछे जा सकते हैं। जी हाँ, और जब हम इस तरह पीछे जाते रहेंगे तो आखिर एक पॉइंट आएगा जहां पर एक कॉमन एंसेस्टर दोनों तरफ स्प्लिट हो गया। एक से निकल गई सारी ह्यूमन स्पीशीज और दूसरे से निकल गए जितने भी मॉडर्न एप्स हैं, जैसे मंकी, गोरिल्लास और चिंपैंजीज। और अगर हम चाहें तो हम इससे भी पीछे जा सकते हैं, मगर हाँ, हम इतना पीछे नहीं जाएंगे। एवोल्यूशन की काफी सारी डिटेल्स हैं जिनको हमने इस वीडियो में नहीं डिस्कस किया, उसको हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि वो सेपियंस जो थे वो ज्यादा इंटेलिजेंट थे, लड़ाई में हमारी कम्युनिकेशन और प्लानिंग की जो स्किल्स हैं वो ज्यादा अच्छी होने के चांस है। तो इसी बलबूते पर हमने निएंडरथाल्स को खत्म कर दिया और आज से तकरीबन 30,000 साल पहले निएंडरथाल इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। एक तो यही वजह थी और दूसरी वजह क्लाइमेट चेंज भी थी कि वो क्लाइमेट चेंज के साथ सही तरह कूप नहीं कर पाए। और आज इस दुनिया में एक ही ह्यूमन स्पीशीज जिंदा है जिसका नाम है होमो सेपियंस, और इसका मतलब है वाइस मैन। तो इससे हमने ये जाना कि इंसान का सफर यानी हमारा सफर सिर्फ हमारा सफर नहीं है, बल्कि पूरे खानदान की कहानी है। एक खानदान जो अब सिर्फ हमारी यादों, हड्डियों और अपने डीएनए के छोटे से हिस्सों में जिंदा है। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।